चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज की इस एक्सप्लेनर में चलते हैं। जब हम कंप्यूटर के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में क्या आता है? एक स्क्रीन, एक कीबोर्ड, है ना? लेकिन आज हम जिस दुनिया का नक्शा खोलने जा रहे हैं वो इससे कहीं ज्यादा विशाल और रोमांचक है। आधुनिक कंप्यूटरों का इकोसिस्टम एक साधारण सी चिप से लेकर उन विशालकाय सुपर कंप्यूटरों तक फैला है जिन्होंने हमारी पूरी सभ्यता को बदल कर रख दिया है। तो आज हम इसी बात का विश्लेषण करेंगे कि इन मशीनों को किस तरह से वर्गीकृत किया गया है और इस पूरी व्यवस्था में हर मशीन का अपना एक विशेष स्थान कैसे है। आज के हमारे इस सफर का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग के आधार पर प्रोसेसिंग को। फिर हम देखेंगे आकार के आधार पर इनका वर्गीकरण। इसके बाद हम एंटर करेंगे सुपर कंप्यूटरों की उस विशाल और हैरान कर देने वाली दुनिया में जहां हम भारत की शानदार उपलब्धियों पर भी नजर डालेंगे। और अंत में हम सामान्य और विशेष उद्देश्य वाले कंप्यूटरों के फर्क को समझेंगे। तो चलिए अपनी शुरुआत करते हैं वास्तविकता को मापने से, यानी एप्लीकेशन के प्रकार से। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इन दो बिल्कुल विपरीत तकनीकों का अंतर। बाईं ओर एनालॉग कंप्यूटर हैं। ये हमारी दुनिया को बिल्कुल वैसे ही देखते हैं जैसी वो असल में है, लगातार बदलती हुई। इनका काम तापमान, दबाव या गति जैसी सतत भौतिक राशियों को मापना है। जरा सोचिए, आपकी गाड़ी का जो मैकेनिकल स्पीडोमीटर है ना, वो असल में दुनिया का पहला एनालॉग कंप्यूटर माना जाता है। ये कोई डेटा स्टोर नहीं करते, बस मापते हैं। वहीं दाईं ओर देखिए, यहाँ डिजिटल कंप्यूटर हैं। जॉन विंसेंट एटनसॉफ और क्लिफर्ड बेरी द्वारा आविष्कृत ये मशीनें दुनिया को सिर्फ 0 और 1 यानी 0 और 1 की बाइनरी भाषा में समझती हैं। आज बैंक से लेकर हमारे स्कूलों तक हम जो भी कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं वे यही डिजिटल मशीनें हैं जो पूरी तरह तर्क और गणित पर काम करती हैं। लेकिन क्या हो अगर हमें इन दोनों एनालॉग और डिजिटल की खूबियां एक साथ चाहिए हों? यहीं पर जन्म होता है हाइब्रिड कंप्यूटर का। अब ये परिभाषा सुनने में थोड़ी तकनीकी लग सकती है, लेकिन इसे एक बहुत ही व्यावहारिक और जीवन रक्षक उदाहरण से समझते हैं। किसी अस्पताल के आईसीयू की कल्पना कीजिए। वहां मरीज के पास जो हार्टबीट मॉनिटर लगा होता है वो मरीज के रक्तचाप और तापमान जैसे भौतिक एनालॉग डेटा को लेता है, उसे प्रोसेस करता है और फिर स्क्रीन पर डिजिटल नंबरों के रूप में दिखाता है। ये हाइब्रिड तकनीक का सबसे बेहतरीन उदाहरण है जो असली दुनिया के सिग्नल्स को हमारे समझने लायक डिजिटल डेटा में बदल देती है। चलिए इनके कुछ और असल जिंदगी के उपयोग देखते हैं। भारत के संदर्भ में सम्राट कुमार मित्रा जी का नाम बहुत अहम है, जिन्होंने देश का पहला एनालॉग डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया था। आज भी अगर आप देखें तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और वोल्ट मीटर में एनालॉग का ही दबदबा है, जबकि हमारे घरों और दफ्तरों में डिजिटल कंप्यूटर अपने असतत यानी डिसकंटिन्यूअस सिग्नल्स के साथ राज कर रहे हैं। और जहां बात एकदम सटीकता की आती है, जैसे आसमान में उड़ते फाइटर प्लेन को कंट्रोल करना हो या फिर पेट्रोल पंप की मशीन से सटीक मात्रा में ईंधन निकालना हो, वहां पर्दे के पीछे ये हाइब्रिड सिस्टम ही काम कर रहे होते हैं। अब हम अपने इस मैट्रिक्स के स्केल को थोड़ा बढ़ाते हैं और बात करते हैं कंप्यूटर्स के आकारों की। आइए देखते हैं कि साइज के हिसाब से ये कैसे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं माइक्रो कंप्यूटर। इन्हें आप कंप्यूटर ऑन अ चिप भी कह सकते हैं। हमारे पर्सनल डेस्कटॉप, टैबलेट और पीडीए इसी में आते हैं, जिनकी स्पीड मेगाहर्ट्ज में मापी जाती है। इनसे एक कदम आगे बढ़ें तो आते हैं मिनी कंप्यूटर, जैसे कि ऐतिहासिक PDP-8। ये मुख्य रूप से मध्यम आकार की कंपनियों के लिए सर्वर का काम करते हैं और इनमें एक बस स्ट्रक्चर होता है। और अंत में आते हैं विशालकाय मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, जिन्हें उद्योग में बिग आयरन कहा जाता है। ENIAC या IBM 4300 जैसी ये मशीनें बहुत बड़े डेटा को स्टोर करते हैं और इनमें 8 बिट कैरेक्टर एनकोडिंग, जिसे EBCD कहा जाता है, उसका इस्तेमाल होता है। और यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला ऐतिहासिक फैक्ट है। माइक्रो कंप्यूटर की दुनिया में जिस डिवाइस ने असली क्रांति ला दी वो था लैपटॉप। क्या आपको पता है कि दुनिया का पहला लैपटॉप 1981 में एप्सन कंपनी ने विकसित किया था? इस एक आविष्कार ने कंप्यूटिंग को एक डेस्क की कैद से आज़ाद कर दिया। आज हम जो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट या स्मार्टफोन्स अपनी जेब में लेकर घूमते हैं वो सभी इसी माइक्रो कंप्यूटिंग के ऐतिहासिक माइलस्टोन से ही विकसित हुए हैं। तो चलिए अब हम प्रवेश करते हैं चरम प्रोसेसिंग की उस दुनिया में जहां दिग्गज मशीनें राज करती हैं, यानी सुपर कंप्यूटर। यहाँ सबसे अहम सवाल ये है कि हम इन विशाल मशीनों की ताकत को नापते कैसे हैं। इसके लिए एक बहुत ही खास मीट्रिक है जिसे फ्लॉप्स कहते हैं।
यानी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। ध्यान रहे, ये कोई आम तकनीकी शब्द नहीं है। ये रॉ प्रोसेसिंग पावर और गणना की उस अविश्वसनीय गति का पैमाना है जो 64 बिट वर्ड लेंथ पर काम करती है। ये गति इतनी तेज है कि इसे समझना भी कभी-कभी मुश्किल लगता है। अगर हम इन दिग्गजों की टाइमलाइन देखें तो 1964 में वैज्ञानिक सैम्यूर क्रे ने CDC 6600 बनाया, जिसे दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर माना गया। इसीलिए सैम्यूर क्रे को सुपर कंप्यूटरों का जनक भी कहा जाता है। इसके बाद 1976 में क्रे बनाया, जो दुनिया का पहला सफल बेलनाकार या सिलिंड्रिकल सुपर कंप्यूटर था। और अब 2026 के अनुमानों पर नजर डालें तो एल कैपिटन दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर के रूप में सामने आ रहा है। ये सफर वाकई दिखाता है कि हमने प्रोसेसिंग पावर को किस अविश्वसनीय स्तर तक पहुंचा दिया है। और ये मशीनें सिर्फ तेज नहीं हैं, बल्कि ये आज की सबसे बड़ी वैश्विक चुनौतियों को हल कर रही हैं। उदाहरण के लिए IBM का वॉटसन एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मशीन है जो मुश्किल सवालों के जवाब देने में माहिर है। फिनलैंड का लूमी एक विशाल आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में काम कर रहा है। इसके अलावा फ्रंटियर, जापान का फुगाकू और समिट जैसे सिस्टम पिछले कुछ सालों में दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटरों का खिताब जीत चुके हैं। ये मशीनें मिलकर हमारे भविष्य को आकार दे रही हैं। चलिए अब बात करते हैं एक बहुत ही गर्व के विषय की, भारत की सुपर कंप्यूटिंग विजय। भारत का ये सफर किसी शानदार कहानी से कम नहीं है। शुरुआत होती है 1988 से, जब पुणे में CDAC की स्थापना हुई। इसी संस्था ने 1991 में इतिहास रचते हुए परम 8000 लॉन्च किया, जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। ये उस समय देश के लिए एक बहुत बड़ी छलांग थी। और आज के समय में ऐरावत भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर के रूप में इस विरासत को आगे बढ़ा रहा है। और ये स्लाइड बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाती है कि कैसे भारत की अलग-अलग राष्ट्रीय एजेंसियां अपनी खास ज़रूरतों के लिए अपने खुद के सुपर कंप्यूटर इस्तेमाल कर रही हैं। IIT पुणे में प्रत्यूष है, जो भारत का पहला मल्टी पेटाफ्लॉप कंप्यूटर था। परम रुद्र को 2024 में स्थापित किया गया। रक्षा क्षेत्र के लिए DRDO ने अपना अनुराग विकसित किया है, जबकि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र अनुपम का उपयोग करता है। और हम NAL के फ्लो सॉल्वर और एका को कैसे भूल सकते हैं, जो भारत का पहला टेराफ्लॉप सिस्टम था। तो अब इस महास्केल से थोड़ा वापस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आते हैं और देखते हैं सामान्य बनाम विशेष उद्देश्य वाले कंप्यूटरों को। यहाँ हम कंप्यूटरों को उनके इरादे के आधार पर बांट रहे हैं। बाईं तरफ हैं हमारे सामान्य उद्देश्य वाले कंप्यूटर। ये वो मशीनें हैं जिन्हें आप अपने घरों, स्कूलों या शॉपिंग मॉल में देखते हैं। इनकी सबसे बड़ी खूबी इनका लचीलापन है। आप इन पर टाइपिंग कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं या इंटरनेट चला सकते हैं। दूसरी तरफ है विशेष उद्देश्य वाले कंप्यूटर। इनका जन्म सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करने के लिए होता है। आपके नज़दीकी बैंक का ATM या फिर मौसम की भविष्यवाणी करने वाले सैटेलाइट सिस्टम इसके सटीक उदाहरण है। ये सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो एक काम ये करते हैं उसमें ये बिल्कुल अचूक होते हैं। और अब इस पूरे वर्गीकरण को समझने के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से विकसित हो रहा है और IBM वॉटसन जैसी सुपर कंप्यूटिंग AI मशीनें सामान्य ज्ञान रखने के साथ साथ बेहद जटिल और विशेष कार्यों में भी महारत हासिल कर रही हैं, क्या भविष्य में सामान्य उद्देश्य और विशेष उद्देश्य के बीच की यह विभाजक रेखा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? क्या हमारे पास एक ऐसी सर्वव्यापी मशीन होगी जो सच में सब कुछ कर सकेगी? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि कंप्यूटरों के विकास की यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।